Please, please remind me if I am not start the recording, then please remind me. Otherwise, it will be create a problem. Okay. तो एटम क्या हुआ कि आपका न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल कैसे है, तो इसके बारे में हम एक एक थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो दी थी वो थी थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले अपना मॉडल दिया था, उसको बोलते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसको समझने के लिए कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल। ये आप जो आपका जो वाटरमेलन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, तरबूजा, तरबूज बोलते हैं ना, तरबूजा। तरबूज बोलते हैं। हाँ हाँ। तो इट इज लाइक ए तरबूज ओनली, वाटरमेलन ओनली। ओके। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो ये जो मैट्रिक्स है, रेड कलर की जो मैट्रिक्स है, ये सारा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जो सीड्स दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के जो सीड्स दिख रहे हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, इन द पॉजिटिव चार्ज मैट्रिक्स। यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव मैट्रिक्स में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये इससे सिंपल सा मॉडल समझ में आ रहा है ना, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो मतलब अब यहाँ पे देखो कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कैसे है कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों चार्ज है। तो जब दोनों चार्ज मिलते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। कोई भी चीज में जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये आपका जो एटम है वो न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। तो ये आपका सिंपलेस्ट मॉडल है और इसको हम थॉमसन मॉडल बोलते हैं। क्लियर है थॉमसन मॉडल? थॉमसन मॉडल मतलब वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन को आप आराम से थॉमसन मॉडल, कभी भूल भी जाओ तो वाटरमेलन को दिमाग में लाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो रेड कलर की मैट्रिक्स है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक सीड्स हैं वो सॉरी, नेगेटिव है। हाँ वो नेगेटिव चार्ज है। सीड्स नेगेटिव है और मैट्रिक्स पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। बस इतना तो समझना है इसको। इफ यू विल ड्रॉ द सिस्टेमेटिक डायग्राम ऑफ दिस थ्योरी, देन इट विल बी लुक लाइक दैट। ओके। मींस ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर में these are the positive charge, okay, which spread all over the atoms, and these are the negative charge, okay। तो इस तरह से उनका थ्योरी था। दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ थॉमसन मॉडल। अच्छा, तो अभी थॉमसन मॉडल हमको समझ में आया। अब मैं आपको एज ए ब्रेन स्टॉर्मिंग आई जस्ट वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। तो आपके हिसाब से ये एटम कैसा होना चाहिए, मतलब ये ठोस होना चाहिए, खोखला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए इसके हिसाब से? सर अगर बैलेंस बोलेंगे तो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि यस। पॉजिटिव और नेगेटिव अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो। हाँ। तो अगर एक हम तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है प्रोटॉन हाँ 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 हाँ। पॉजिटिव, यस तो यस। इक्विलिब्रियम में यानी पॉजिटिव यानी सॉलिड में होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए उसको। यस, वेरी गुड। ठीक है। तो ये चीज मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था कि एक तो आपका हो गया कि ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। दूसरा ये होगा कि अगर ये इस टाइप से अगर है, मैट्रिक्स में धसे हुए हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये पूरा सॉलिड है। सॉलिड इस पर गेंद की तरह है, ठीक है। क्रिकेट की गेंद होती है ना, वैसा है एटम, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमको यही समझ में आता है, दो चीज, ठीक है। न्यूट्रल है और सॉलिड है। लेकिन जब कुछ और ज्यादा इन्वेस्टिगेट हुआ, ठीक है, एटम के बारे में, तो उन्होंने ये पाया गया कि एटम पूरा होलो नहीं होता है, पूरा खोखला नहीं होता है उसके अंदर, सॉरी, पूरा भरा हुआ नहीं होता, वो थोड़ा सा अंदर कुछ उसमें जगह होती है, ठीक है। ये पाया गया। तो ये जो मॉडल है, ये तो इसके हिसाब से तो अंदर कुछ जगह ही नहीं है, ठीक है ना। पूरा लाल भरा हुआ है और लाल के अंदर सफेद, सॉरी, ब्लैक ये बीज हैं, तो इसकी वजह से पूरा ही पेक है। तो इसके हिसाब से हम इसको एलोबरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमको कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। समझ में आया ये चीज? ये मॉडल समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? सिंपलेस्ट नो सर। मॉडल है ये, ठीक है। पर ये मतलब इसका फाउंडेशन है। फाउंडेशन मीन्स ये आपको बेसिक चीज है, ये आपको समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, इन एटम पोजेज अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप मतलब आपका गेंद, ठीक है। स्फेरिकल शेप मीन्स गेंद। रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10, sorry, it is not 10 minus 10 meter, actually it is a 10 raised to the power 10 minus 10, sorry,
Okay, please correct it. Okay, this is the 10 raised to the power minus 10 meter. This is the value of radius. Okay, in which the positive charge is uniformly distributed. Okay, so positive charge means we are considered as a red matrix of the watermelon. So it is a equally distributed, uniformly distributed. Okay, तो एक यहाँ पे मैं थोड़ा इलोबरेट करना चाहता हूँ. 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10 मीटर, अगर आप इसको लिखोगे ना तो ये कितना छोटा यूनिट होगा. 3 3 7 10 1 3 3 6 9 and 10 मीटर. तो ये इतना मीटर है, मतलब ये कितना छोटा मीटर आप कंसिडर कर सकते हो, इसको इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा है ये, मतलब है ना, बहुत ही छोटा. ठीक है, तो इसको मतलब 10 टू पावर माइनस 10 मीटर के लगभग इतना ये छोटा होता है. इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, मतलब इसको नेक्ड आई से वी कांट सी बाय द नेक्ड आई. ओके, we even can't say by the latest electronic techniques like CM10. Okay, we cannot see the atom. Okay, we can see some molecules, but atoms we cannot. Okay, so the electron are embedded into the such a manner is to give the most stable electrostatic arrangement. देखो यहाँ पे क्या जोड़ है, to give the most stable electrostatic arrangement. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट. ओके, मोस्ट स्टेबल, तो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रो, समझिए एक पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, ये कब स्टेबल होगा सबसे ज्यादा, कुछ जब सर ये नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा. किसके किसके कॉन्टेक्ट में आएगा. पॉजिटिव चार्ज है सर, हाँ हाँ और इसको न्यूट्रल होना है, हाँ, वेरी गुड. तो नेगेटिव चाहिए इसको. यस यस यस, वेरी गुड. ओके, यही आंसर है इसका. जब ये पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा तो ये बन जाएगा आपका न्यूट्रल. ठीक है, तो ये मतलब स्टेबल हो गया. जब भी कोई चीज पॉजिटिव, आइदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इट विल बी हाईली अनस्टेबल. ओके, तो ये जब इसको स्टेबल करने के लिए इसको न्यूट्रल होना जरूरी है. तो ये नेगेटिव के कांटेक्ट में आएगा तो स्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ भी ये लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड into in a such a manner to give the most stable electrostatic arrangement. ओके, तो वो कैसे होगा, अगर हम वापस उसी स्लाइड को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आप कि ऐसा नहीं है यहाँ पे कि देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये नेगेटिव चार्ज है, फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये अल्टरनेट अरेंज्ड है. इससे क्या कि इसमें आपस में रिपल्सन नहीं है. सपोज पॉजिटिव चार्ज आपस में पास में आ जाएंगे तो इनमें रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा ना, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा एटम. तो उस जो पॉइंट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था उसका मतलब ये है कि मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, मतलब कि ये एक दूसरे से इतने दूर रहेंगे. पॉजिटिव अगर सेम टाइप के चार्ज है तो एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करेंगे, और अपोजिट चार्ज है तो वो एक दूसरे के पास रहने की कोशिश करेंगे. तो फाइनली आपका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि काफी स्टेबल होगा. क्लियर है, दिस थिंग इज क्लियर. ओके, जी सर. यस सर. अगर आप अदर्स अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे रोक के पूछ सकते हैं ना. ये सब अभी से समझना जरूरी है, अगर फिर आगे दिक्कत आ जाएगी आपको. ठीक है ना, तो मुझे हाँ यस. और अगर आप आपका कैमरा ऑन कर सको तो बड़ी अच्छी बात होगी. ठीक है, तो मेरा एटलीस्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा. कैमरा ऑन रखिए, तो दिक्कत नहीं, मतलब ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, 8 स्टूडेंट है शायद, तो ठीक है. ओके, तो ये हो गया आपका. ठीक है, मोस्ट डेवलप्ड. थर्ड पॉइंट है इसको द अदर नेम्स, द सिनोनिम्स ऑफ दिस मॉडल इज आल्सो प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन. ओके, ये इसके मतलब अलग नाम है. प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग भी एक तरह की मिठाई होती है. रेजिन पुडिंग, ये सब मतलब एक तरह की मिठाई है. तो उसमें भी मतलब इस टाइप से रहता है कि आपका जो लड्डू होता है ना, बूंदी का लड्डू, बूंदी का लड्डू को मान लो, बस वही है एक तरह से, है ना. तो इस तरह से ये होता है. ठीक है, थॉमसन मॉडल समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत इजी है. ठीक है, तो ये क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है. तो दिस मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम. ठीक है ना, मैंने बताया था ना कि एटम न्यूट्रल होता है. तो इस प्रिंसिपल से हम ये बोल सकते हैं कि इट इज एबल टू एक्सप्लेन दैट एटम इज न्यूट्रल.
ठीक है, ये बोल सकता है क्योंकि प्लस और माइनस दोनों इस तरह से अरेंज्ड है कि वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं और फाइनली एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज तो इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर में मैंने किया है उसका मतलब है कि ये इसकी अच्छी चीज है, और जो रेड कलर में मैंने किया है उसका मतलब है कि ये उसमें यस कुछ कमियां हैं। ठीक है ना, तो क्या कमियां हैं? द मास ऑफ एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ठीक है, मतलब आपका जो मास है इसके हिसाब से पूरा स्फीयर है। ठीक है ना, तो हर जगह मास सेम होगा, मतलब कि कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि आपका जो एटम है वो पूरी तरह ठोस है। ठीक है, पूरा गेंद है, रबर की गेंद है, मतलब कहीं जगह फ्री जगह नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास, आपकी जो रबर की गेंद है उसको अगर आप तोड़ोगे तो उसके उसमें सब जगह रबर इक्वली भरा होगा ना, मतलब कहीं खोखला नहीं बोले होगा, यस। है ना। तो इस तरह से ये समझ रहा है इस मॉडल से वी कैन एक्सप्लेन लाइक दैट, बट इट इज नॉट ट्रू। ओके, व्हाई इट इज नॉट ट्रू? because actual arrangement of atom is not like according to Thomson. Okay, then what is the accurate model? So we are going to discuss about that. Okay, so ये फर्स्ट हो गया आपका थॉमसन मॉडल, यहीं तक था। रदरफोर्ड। ठीक है, हाँ, थॉमसन मॉडल तक यहीं तक था। अब हम नेक्स्ट स्विच कर रहे हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड काफी अच्छे, मतलब उन्होंने ये बोल सकते हैं कि एक फाउंडेशन बनाया था एटम स्ट्रक्चर के लिए। उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी तक हमारे हम मतलब काफी चीजें उससे सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग द एटम। ओके, तो उनका क्या कैसा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया था? ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया था, सोर्स ऑफ एल्फा पार्टिकल। एल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक तरह से these आर वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ओके, मीन्स वेरी स्मॉल। ओके, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं, उनकी उन्होंने बौछार की थी। ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब ये सोर्स है। ठीक है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं इस स्लिट से गुजर के। ये जो येलो कलर की जो पन्नी दिख रही है आपको, ये गोल्ड की पन्नी है। ठीक है ना, ये सोने की पन्नी लगा रखी है, बहुत पतली। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेंगे तो, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इस पे गिरेंगे तो क्या होना चाहिए? अगर आपको, चलो रदरफोर्ड के बारे में पता नहीं है, सिर्फ थॉमसन के बारे में पता है, थॉमसन मॉडल के बारे में, तो क्या होना चाहिए अगर थॉमसन का मॉडल सर ट्रू है? रिटार्डेशन होना चाहिए था, वापस आ जाना चाहिए था। यस, वेरी गुड। ओके, मतलब अगर आपका रदरफोर्ड मॉडल, सब आप रदरफोर्ड मॉडल के बारे में आपको नहीं पता है, सिर्फ आपको थॉमसन मॉडल के बारे में पता है, तो इसका मतलब है कि आपके इलेक्ट्रॉन सारे यू टर्न ले लेंगे। है राइट? हम्म। सारे यू टर्न लेंगे क्योंकि कुछ जगह ही नहीं आगे जाने की, तो ऑब्वियसली यू टर्न लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास हो रहे हैं, यहाँ पास हो रहे हैं, यहाँ पे पास हो रहे हैं। देखा, हर डायरेक्शन में पास हो रहे हैं। ठीक है ना, मतलब इस पन्नी से गुजर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यही है, इस पन्नी से इलेक्ट्रॉन गुजर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम में कुछ जगह है, खाली जगह है, जहां से इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। है ना, Yes. इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आता है ना कि मतलब अगर आपका पूरा ठोस होता तो इलेक्ट्रॉन एक ही रास्ता था उसको वापस यूटर्न लेने का, लेकिन इलेक्ट्रॉन पास हो जा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ रास्ता है एटम के अंदर जहां से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। बस यही रदरफोर्ड मॉडल है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी आपको इसमें क्या है, देखिए, तो ये वाला थोड़ा इलेबोरेट पिक्चर है। तो इसमें देखिए कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो ऐसे पास हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो जो ये पास हो रहे हैं ना वो खाली जगह से हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? कुछ अल्फा पार्टिकल है जो इससे टकरा रहे हैं। ठीक है ना, इससे टकरा के कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं इससे। ठीक है, कुछ कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो समझ में आया, कुछ तो सीधे पास हो जा रहे हैं, कुछ जब उस एटम के बिल्कुल को जहाँ सेंटर में टकरा रहे हैं तो वो वापस डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया कि कहाँ पे खाली जगह है एटम में और कहाँ खाली जगह नहीं है। ठीक है, तो ये देन व्हाट इज द नेक्स्ट? हाँ, तो अच्छा, अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, वैसे पता होगा आपको।
ये हीलियम जो होता है ना, हीलियम, देखो सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद हीलियम है, ठीक है ना। तो हीलियम में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हीलियम में रहते हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा हीलियम में से, तो वो बनेगा, क्या बनेगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो? सोडियम है, सोडियम में से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बनता है? सबको पता होगा ना ये तो। Na+। यस, वेरी गुड। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या बनेगा? एक He प्लस। +2, ये बनेगा ना, ठीक है। हम्म। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बनता है हीलियम, उसको मैं बोलता हूँ अल्फा पार्टिकल। समझ में आया? ठीक है, ये होगा, इसको अल्फा से ऐसे करते हैं, अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होगा पता है? ये है आपका यस हीलियम सर। एटम्स। क्यों हीलियम एटम ही क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि हीलियम एटम बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने हीलियम एटम लिया है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आई थिंक वी आर गेटिंग सम डिस्टर्बेंस नॉइस। ओके, तो ये हो गया आपका, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, हीलियम। ठीक है, हीलियम के बारे में पता चल गया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, एक बार ये देख लीजिए, ये जो मैंने स्टिक ये लगा है ना, ये फोटो, ये मैंने काट के लगाई है यहाँ पे। इसका मतलब है कि हीलियम है, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका हीलियम इस तरह से दिखेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है और दो, ये, इसका क्या मतलब हुआ? नेगेटिव। नहीं, नेगेटिव, नेगेटिव तो निकाल दिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया सर तो। ये न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ, ये वी कैन से इट इज 2 प्रोटॉन है इसके अंदर, कुछ ठीक है। भी चार्ज नहीं है इसको। हाँ, देखो एक मिनट में आपको बताता हूँ वापस। हीलियम में क्या रहता है, प्रोटॉन कितने रहते हैं और इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? प्रोटॉन रहते हैं 2, इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल चुका यस सर। हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बचे खाली, हीलियम में 2 प्रोटॉन बचेंगे, तो प्रोटॉन को मैंने ग्रीन स्फीयर से बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और चार, 2 चार्ज पॉजिटिव चार्ज चार्ज रहेंगे, उसको मैंने प्लस प्लस बता दिया। तो इस तरह से मेरे 4 स्फीयर है, ठीक है। तो इसमें से 2 जो ग्रीन स्फीयर हैं वो है प्रोटॉन, और बाकी जो 2 रेड स्फीयर दिख रहे हैं वो है चार्ज। वो कोई मतलब नहीं, उससे चार्ज है वो, ठीक है ना, प्रोटॉन की वजह से चार्ज, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर टेक्निकली बोला जाए तो आपको कुछ नहीं बचा है, हीलियम में सिर्फ 2 प्रोटॉन बचा है, 2 प्रोटॉन मिलके बना हुआ है कुछ चीज, ठीक है, वो आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना। इतना डेप्थ में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको बहुत कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए काफी अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपके हो गया स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव कोई भी चीज ऐसा एलिमेंट है, वहां से ये अल्फा पार्टिकल वो उसको इमिट कर रहा है, उसको छोड़ रहा है, वाज डायरेक्टेड एट अ थीन पॉइंट ऑफ द गोल्ड मेटल, ठीक है ना। तो अल्फा पार्टिकल कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये आपके इमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। और ये अल्फा पार्टिकल जाके टकरा रहे हैं गोल्ड प्लेट पे, जो एक्सपेरिमेंट अपन ने लास्ट में पढ़ा था, गोल्ड फॉर, ठीक है। तो इसको जाके टकरा रहा है, और इसकी थिकनेस कितनी है? 100 नैनोमीटर। क्या होता है 100 नैनोमीटर? नैनोमीटर क्या होता है पता है? 10⁻⁻⁹। ओके, ये एक्सरसाइज करने से क्या काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, इसके बता रहा हूँ, 10⁻⁹मीटर, ठीक है। तो बोले ये काफी छोटा है, अगर आपको इसको करेगो करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा ये 10⁻⁷मीटर, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है वो 10⁻⁷ है। अगेन अगर आप इसको लिखोगे तो आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, आप खुद सोच सकते हो ना। इतने, ये इतने जीरो, मतलब इतना छोटा, ये इतनी पतली प्लेट है, काफी पतली प्लेट, ठीक है। तो इससे हम ये मतलब बता सकते, मतलब इससे इतनी पतली प्लेट क्यों बनाई, क्या रीजन होगा इसका, इस साइंटिस्ट ने इतनी पतली प्लेट क्यों यूज की? सर जो अल्फा पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी, उसको क्रॉस कर सकता है ऐसा कुछ। हाँ हाँ, पार्शली राइट, बट नॉट एज पर माई एक्सपेक्टेशन। मतलब वो मोटी प्लेट ले सकता था ना, उसने पतली प्लेट के लिए, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है इसलिए। नहीं सर वैसा कोई रीजन नहीं हुआ। तो फिर क्यों ली इतनी पतली?
मतलब पतली प्लेट इसलिए ली कि वो फाइनली इसको बोल सके कि मतलब इतना पतला है कि वो उसने एटॉमिक साइज की ले ली, मतलब वो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि ये प्लेट नहीं हो गई, मतलब एटम अरेंज है लाइक दैट। मतलब एक मैं अगर सोचूं, वैसे ऐसा है नहीं बट आई कैन से, मतलब सिर्फ एक एटम की लेयर है इस टाइप से, ठीक है ना। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि मतलब एटम में कुछ होल है जहां से पास हो रहा है। अगर ये लेयर बहुत मोटी हुई तो आप कैसे बोल सकते हो कि एटम खोखला है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब इतना अच्छे से नहीं बोल सकते, क्योंकि सपोज ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गया, लेकिन आगे कुछ एटम हुआ तो वहां से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो मतलब पास होने के चांस बहुत कम रह जाएगा ना। तो एक ही लेयर रहेगी, तो उसमें से जो होलो है बस वो पास किया और पास हो गया, तो इसलिए उसमें इतनी थिन फिल्म दी थी। क्लियर हुआ? शैलेंद्र, गायत्री, अंशुल, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। समझ यस लो। सर। सर तो यस सर। जो थॉमसन मॉडल में सर आप बोल रहे थे सर 10⁻⁻10 मीटर का जो साइज रहता है रेडियस का, हाँ हाँ और यहाँ पे सर जो 10⁻⁷मीटर आप बता रहे हैं, हाँ नैनोमीटर को हाँ कन्वर्ट कर लूँ हाँ तो हाँ क्या इससे रिलेटेड है सर इसका बेस, कि मैं अगर फॉइल को इतना थिकनेस हाँ ले रहा मैं, हूँ पतला, हाँ हाँ तो हाँ मैं हाँ उसको हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे जो इसका रेडियस है वो टेन थॉमसन टू पावर मॉडल के माइनस सेवन रेडियस है। साइज को। हाँ हाँ हाँ, हाँ। ठीक है ना, लेकिन जो और थॉमसन, थॉमसन में। हाँ। हाँ 10⁻⁻10 मीटर है ना। हाँ तो इसमें जो छोटा कौन सा होगा? सर ये सबसे छोटा जो 10⁻⁻10 होगा सर। अच्छा, तो हाँ, तो मतलब ये कहने का मतलब कि ये पार्टिकल उसमें से गुजरेगा नहीं, ये है ना, लेकिन नहीं, उस मैं ये टाइम, सोच रहा था हाँ सर कि हाँ जो रदरफोर्ड ने सर जो थिकनेस आप बोल रहे थे कि मतलब एटम को लेके रेफरेंस में माना, हाँ तो हाँ रदरफोर्ड ने क्या 10⁻⁻10 मीटर को लेके माना था क्या, कि थॉमसन में मतलब इतना ऑलरेडी रेडियस साइज बताया हुआ है, एक हाँ एजम्पशन हाँ है, हाँ हाँ तो हाँ उसके हिसाब से मैं जो थिकनेस हाँ है फॉइल का मैं उतना ही रखूं, ताकि उसको भी रिलेट कर पाऊं। हाँ हाँ, मतलब ये उसने सोच, ये वी कैन नॉट से वेरी कॉन्फिडेंटली, बट उसने ऐसा कुछ सोचा होगा कि मतलब मिनिमम थिकनेस कितनी हो सकती है, मतलब एक इसका भी लिमिट होता है ना, अब इससे पतला बनाना भी एक, मतलब बहुत सी हम्म। टेक्नोलॉजी यूज होती है और उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी होगी नहीं, बट जो मिनिमम थिकनेस थी वो इन्होंने ली, और उन्होंने ये सिंबल यूज किया है, देख रहे हैं आप ये, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एग्जैक्ट 100 नैनोमीटर, इट इज अप्रोक्सीमेट 100 नैनोमीटर लाइक दैट, ठीक है ना। तो हम्म। मतलब उस टाइम उन्होंने ये सोचा था कि ये इसके लगभग है, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी मतलब इस लेवल तक मेजर करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। ये तो आफ्टर एक्सआरडी, जब एक्सआरडी डेवलप हुआ उसके बाद में बहुत सी चीजें हो चुकी है, अदरवाइज पहले इतना मेजरमेंट नहीं, तो उन्होंने एक अप्रोक्सीमेशन लिया था और जो उनको एक्सपेरिमेंट मिला था उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया था। अभी क्या हो रहा है, जो पहले के जो साइंटिस्ट थे ना वो पहले एक्सपेरिमेंट करते थे, बाद में रिजल्ट लिखते थे। आजकल के जो साइंटिस्ट हैं पहले रिजल्ट लिखते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो पहले रिजल्ट कैसे लिखते हैं, क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, सिमुलेशन है, आप कंप्यूटर खोले बैठे सिमुलेशन किया, ऑलरेडी आप रिजल्ट लिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो वो पहले का और अभी का ट्रेंड बिल्कुल चेंज है। तो उन्होंने मतलब जो उनसे जितनी पतली प्लेट बन सकती थी वो बनाई, और उसके बाद उन्होंने उसका इलेक्ट्रॉनिक बम्बार्डमेंट किया और उन्होंने कुछ रिजल्ट पाए, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रदरफोर्ड मॉडल अपना ये, ठीक है ना। तो अभी आपका ये हो गया, इसके बाद whenever alpha particle struck the screen, a tiny flash of light was produced at the point. ओके, तो अल्फा पार्टिकल जब जहां पे टकराएंगे स्क्रीन पे, ठीक है ना, तो वहां पे कुछ फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हुई, कहाँ फ्लैश लाइट प्रोड्यूस हो रही थी, अगेन अपन उसको देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये अल्फा पार्टिकल, ये जो है ना ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये जो आपको क्या बोलते हैं यू शेप, पार्शियली यू शेप है, यू शेप में जो ये दिख रही है ना ये फोटोग्राफिक प्लेट, जब भी अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास होकर यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ पे लाइट जनरेट होगी, ठीक है ना। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि लाइट जनरेट हो रही है, मतलब कुछ टकरा रहा है यहाँ पे, है ना। ये उसका मतलब, बाकी कैसे पता चलेगा कि हीलियम यहाँ पे टकरा रहा है, तो उसने इस तरह से पता किया था, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ओके, मींस काफी सारे जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे गुजर जा रहे हैं लाइक दैट, ठीक है। Yes. Just
ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ओके, तो जैसे कि कुछ तो ऐसे गुजर गए सीधे, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, हल्के से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। और दो ऑब्जर्वेशन ये हो गई, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, अ वेरी फ्यू मीन्स कितना फ्यू, एक इन 20,000, मतलब 20,000 में से एक, 20,000 में से कोई एक बंदा बाउंस बैक हुआ है। ओके, मतलब कि कितने पार्टिकल, अगर मैं ऐसे 20,000 पार्टिकल ऐसे ड्रॉ करूं कि जो सीधे निकल गए और कुछ डिफ्लेक्ट हुए थे, उसमें से खाली एक पार्टिकल ऐसा था उसने यू टर्न ले लिया, ठीक है। खाली एक पार्टिकल, ये जो है, ये इनकी गिनती है 20,000, ठीक है। इनकी गिनती है 20,000 और इसकी गिनती है खाली एक। तो इससे क्या क्या आप कंक्लूड कर सकते हैं? इससे आपको मतलब 20,000 में से एक ही एल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते मतलब सर सेंटर से कुछ वहां पे टकरा के वापस रिटर्न आया, हैं? हाँ, बस सेंटर से टकरा के रिटर्न आया, लेकिन एक ही क्यों आया? क्योंकि 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे एकदम अपोजिट आ रहा है सर। हाँ हाँ तो वहां हाँ, पे कुछ सॉलिड आइटम है कुछ। yes, yes, very good. Yeah, you are getting the thing. Very good. But why only one? My question is why only one? Your answer is right, that because it is getting reflected from the nucleus, center part of the atom. You can say nucleus. यस सर। But why only one? Why not 10,000 or 500, 5,000 like that? Only one. एक तो बहुत कम नंबर है ना, 20,000 में से एक, इतना कम क्यों? इसके पीछे क्या रीजन होगा? गणेश, आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या रीजन होना चाहिए? सर इसमें हो सकता है कि न्यूक्लियस सिर्फ एक हो, उसके साथ में जो एरियाज है उसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। हाँ अगर न्यूक्लियस से डायरेक्टली टकराता है तो वापस आएगा 180 डिग्री पे, हाँ अदरवाइज वो पास हो जाएगा। और अगर प्रोटॉन से अगर टकराता है तो जो डायरेक्शन उसको मिलता है उसे वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे हमने फॉइल में देखा, हाँ कुछ इधर जा रहे हैं कुछ हाँ इधर जा हाँ। रहे हैं। नहीं लेकिन जो डायरेक्टली सॉलिड से टकरा के वापस आ रहा है 180 हाँ, डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस। बस बस बस, आप बिल्कुल मतलब आप आंसर के एकदम करेक्ट हो, मतलब आंसर के बिल्कुल पास में हो। पर फाइनली अगर मैं बोलूँ ना, एक सिर्फ एक सेंटेंस में बोलूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। न्यूक्लियस है जो बहुत छोटा है, बस सीधी सी बात है, छोटा है इसीलिए तो एक एक ही टकराया। अगर आपका हाईवे रोड है, हाईवे रोड पे बहुत सी गाड़ियां चल रही है, तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन मतलब आप खड़े भी रहे तो आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सी जगह है, कोई भी कार वाला साइड से निकल जाएगा। लेकिन सपोज सिंगल रोड है, उसके बीच में अगर आप खड़े रह गए तो वो कार वाला जाएगा कैसे? उसको टकरा नहीं है आपसे। तो मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा है, सॉरी, एटम है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू न्यूक्लियस। आपका न्यूक्लियस बहुत छोटा है, ठीक है। समझ में आया ये चीज? फाइनली आई यस एम सर। रिपीटिंग द थिंग, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू एटम, इसलिए ओनली 1 out of 20,000 alpha particle is getting reflected back, okay, or we can say bounce back. तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी इसको कर लेते हैं। किसी को समझ में नहीं आया और रदरफोर्ड मॉडल तो मुझे प्लीज पूछिए। ओके, सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। बहुत सी जगह जो एटम में है वो खाली है, इसीलिए बहुत से अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, और फ्यू पॉजिटिव चार्ज आर डिफ्लेक्टेड। और वो क्यों डिफ्लेक्ट हुए? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में से गुजरे। सपोज ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव रहता है। और आपका जो हीलियम, जो अल्फा पार्टिकल है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज ऐसे जाएगा और इसके पास में से होके जाएगा ना, तो ये दूर होगा, दूर की तरफ फेंकेगा इसको, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो इन दोनों में रिपल्सन होगा ना, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, है ना।
यहाँ पे रिपल्सन होगा दोनों में, तो जब रिपल्सन होगा तो ये ऑटोमेटिक इससे दूर जाएगा, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन the deflection must be due to enormous repulsion force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom, as a Thomson has presumed, ठीक है। तो थॉमसन ने जो एज्यूम किया था, उसने एज्यूम किया था कि आपका पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे एटम में फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन ये गलत है इसके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से। रदरफोर्ड बोल रहा है कि अगर एटम इतना बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज है वो सब जगह फैल के, सब जगह नहीं फैल के सिर्फ सेंटर में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज ओनली सेंटर में है और बाकी का रिमेनिंग एरिया पूरा खाली है। ये इसका मेन डिफरेंस है इन बिटवीन थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल। द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कंसंट्रेट इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपल एंड डिफ्लेक्ट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मीन जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट मतलब एक जगह पे बना हुआ है काफी कम वॉल्यूम में, ठीक है। तो ये काफी कम वॉल्यूम में क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, ओके, काफी कम वॉल्यूम में कंसंट्रेट है, इसीलिए ओनली फ्यू में से एक 20,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हो गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, वही चीज बार बार आ रही है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, ठीक है, मतलब आपका जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, वो छोटा है, मतलब न्यूक्लियस एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। अगर एटम बहुत बड़ा है उसके कंपेयर में न्यूक्लियस बहुत छोटा है, ओके। और इसने कुछ अलग एजम्पशन दिए हैं कि जो आपका अगर न्यूक्लियस अगर 10⁻10 मीटर है तो सॉरी एटम अगर 10⁻10 है तो न्यूक्लियस 10⁻15 है, मतलब इससे बहुत छोटा है ये, ठीक है ना। 10⁻10 और -15 बहुत डिफरेंस होता है, अगर आप लिख के देखोगे कॉपी में तो आपको पता चलेगा काफी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इसको अपन एक मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंट के लिए एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। एक क्रिकेट बॉल प्रेजेंट न्यूक्लियस, देन द रेडियस ऑफ एटम वुड बी अबाउट 5 किलोमीटर, ठीक है। आपका एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है, क्रिकेट बॉल आपको सबको पता है। अगर क्रिकेट बॉल आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, तो आपका मतलब ये कितना बड़ा होगा एटम, एटम होगा इससे अगर आप 5 किलोमीटर चले जाइए, ठीक है, 5 किलोमीटर दूर चले जाइए, ठीक है, और फिर अगर आप इसके पेरीफेरी में घूमेंगे ऐसे, ठीक है, 5 किलोमीटर, मतलब 5 किलोमीटर कितना बड़ा होता है कि आप समझ सकते हो, इतनी मतलब पेरीफेरी में अगर आप घूमेंगे तो ये आपका पूरा एटम है। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे कि कोई एक बॉल अगर सूरज पोल पे मतलब सूरज पोल के चौराहे पे रखी है तो कहाँ तक कवर करेगा एटम, आपको उदयपुर के बारे में ज्यादा पता है ना। अगर सूरज पोल के चौराहे पे एक बॉल रखी है जो कि न्यूक्लियस है तो एटम कितना बड़ा होगा, लगभग कितना होगा, चेतक चेतक 5 किलोमीटर होगा सूरज पोल से, है ना। चेतक 5 किलोमीटर होगा ना, तो चेतक का पूरा एरिया को एक आप रेडियस समझ लीजिए और पूरा सर्कल बना लीजिए, इतना बड़ा होगा आपका एटम। और न्यूक्लियस कितना है, खाली एक बॉल रखी है मैंने चौराहे पे, समझ रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इसलिए तो फाइनली रदरफोर्ड ने ये बोला कि आपका ओके, तो इस तरह का मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने कि आपका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में रहता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला ये मैं कंटिन्यू करूंगा, आप वापस ज्वाइन करेगा ना, नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करिए, वापस सेम लिंक ज्वाइन करिए, है ना। कल भी सिर्फ 4 स्टूडेंट ज्वाइन किए थे, नेक्स्ट क्लास में प्लीज ज्वाइन करिए, इसको खत्म कर देते हैं फिर बस बंद कर देंगे, ठीक है। तो हाँ अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको होता है। तो इस तरह से रहता है, न्यूक्लियस बीच में रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके इस तरह से